कास्केडिंग स्टाइल शीट मीन सीएसएस एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस की स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग में यूज़ की जाती है। यार इसके अलावा अगर आप अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रखना चाहते हो तो सीएसएस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो या फिर एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो जो बहुत हैवी किस्म की वेबसाइट डेवलप करे, जो बहुत अट्रैक्टिव भी हो, जो चीख चीख कर पुकारें कि यार मुझसे अच्छी वेबसाइट दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसके लिए आपके पास सीएसएस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, और इसके अलावा देखेंगे किस तरह से आप जो एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अपनी सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं यार इसके लिए मैंने आपके पास फाइल बना रखी है, आपके लिए फाइल्स बना रखी हैं अपने पास, और इसमें मैंने लिंक भी कर रखा है, और लिंक मैं बताऊंगा अभी किस तरह से करते हैं। अभी मैं सीएसएस का सिंटैक्स को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रखी हैं आपको बताए बगैर, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको समझाऊंगा किस तरह से आप सीएसएस फाइल बना सकते हैं और किस तरह से उसे लिंक कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले सीएसएस सिंटैक्स और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो सीएसएस का सिंटैक्स है या फिर स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली चीज़ है सिलेक्टर और दूसरी है डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो इन दोनों चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टर्स क्या करते हैं? सिलेक्टर्स वो एलिमेंट्स टारगेट करते हैं जिनको आप स्टाइल करना चाहते हैं, और जो डिक्लेरेशन ब्लॉक हैं इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस होती हैं, और ये यहाँ यहीं से सारी स्टाइलिंग हो रही होती है। यार ये यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे H1 है, हमने एक हेडिंग बना रखी है सीएसएस इंट्रोडक्शन, और इसको मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रही है। और ओपन विद लाइव सर्वर जब मैंने किया तो ये ओपन हुई, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल लिखा सीएसएस इंट्रोडक्शन, और ये कोई नई बात नहीं, ये तो हमारे पास हर बार लिखा होता है। तो अभी यहाँ पे जो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको ये है कि यार अगर मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया तो इसको मैं स्टाइल करूँगा अब, और ये मेरे पास जो सीएसएस इंट्रोडक्शन है, जो टेक्स्ट आ रहा है, इसका मैं कलर चेंज करूँगा। तो इसका कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं करूँगा H1, और H1 मैंने जब किया इसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लानी है मुझे, और इसके अंदर अभी मैंने इसकी स्टाइलिंग शुरू कर देनी है। तो यार ये जो H1 है यहाँ पर, ये एक सिलेक्टर है जिससे मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट किया, और ये जो नेक्स्ट आपको कर्ली ब्रेसेस में जो चीज़ें आएंगी वो ब्लॉक एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा। इसके अंदर हम चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कलर इसका क्या करो, रेड कर दो। अभी ये क्या करेगा ना, इसका कलर रेड कर देगा, और इसको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर आके तो ये देखो सीएसएस इंट्रोडक्शन का कलर रेड हो गया। तो इस तरह से यार आप सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकता हूँ इसकी। मैं कहता हूँ जी, जो आपके पास टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर दो, तो ये सेंटर भी कर देगा इसे, और ये आपको करके दिखा देता हूँ मैं। अभी ये मैं चीज़ें शो नहीं करना चाह, ये मतलब ये नहीं बता रहा ये लेक्चर इस पे, ये जो वीडियो है इस पे बेस ही नहीं करती कि यार किस तरह से हम ये जो टेक्स्ट लाइन है या फिर कलर्स हैं वो किस तरह से, इनके लिए तो अलग वीडियो आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोज आएंगे इनके लिए। बहरहाल अभी आप देखोगे किस तरह से जो सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो काम करते हैं। अभी देखो यार, ये एक डिक्लेरेशन है हमारे पास, कलर ये हमने डिक्लेयर किया, उसे वैल्यू साइन की, ये भी एक टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी, और इसे हमने वैल्यू दी। अच्छा यार, डिक्लेरेशन जो है ना आपके पास, डिक्लेरेशन जो होती हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनती हैं। एक चीज़ को डिक्लेयर करते हो आप, और उसे फिर वैल्यू असाइन करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आती है प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन में दो चीज़ें आती है, एक प्रॉपर्टी और दूसरी आपके पास आती है वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या होती है यार? प्रॉपर्टी आपके पास जो विजुअल करेक्टर्स होती है ना आपके पास, जो आपके वेब पेजेस की विजुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, वो जो डिफाइन करती हैं वो होती हैं प्रॉपर्टी। जिस तरह आपके पास कलर है, तो ये कलर हम क्या कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी क्या करना है, मुझे कलर करना है। और टेक्स्ट अलाइन भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, और इसको जो मैंने वैल्यू असाइन की वो क्या है, रेड, ठीक है। और इसी तरह इसको सेंटर की। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या करती हैं, वैल्यू डिफाइन करती हैं स्पेसिफिक, डिटरमिन करती हैं स्पेसिफिक अपीयरेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर जो कलर है हमारे पास रेड, इसको हमने किया तो कलर हमारे पास प्रॉपर्टी है, और रेड क्या है, वैल्यू। इसी तरह मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास क्या है यहाँ पे, मैं सेट कर सकता हूँ जी 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी है, और 60 पिक्सल क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी कुछ जिनको मैं बार बार यूज़ करूँगा। तो ये मैं आपको पहले बता देना चाहता था। सबसे पहले सिलेक्टर, उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक, और उसके बाद हम इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस रख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास डिक्लेयर किस तरह से करते हैं आप एलिमेंट्स को, दो चीज़ें इसमें आती हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, कलर, टेक्स्ट अलाइन, फ़ॉन्ट साइज़, और वैल्यूज़ क्या हैं, रेड, सेंटर और
60 पिक्सल। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी किस तरह से नज़र आ रहा है, और ये हमारा कलर भी इसका जो था वो चेंज हुआ, और उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन भी हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका बढ़ गया। तो ये यार चीज़ें होती हैं। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार इनको लिंक किस तरह से कर सकते हैं, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस। एक तो मैंने अप्लाई कर दिया आपके सामने। इसके अलावा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यार यहाँ पर आपके पास 3 मेन वेज हैं सीएसएस को अप्लाई करने के। पहला है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, और तीसरा होता है आपके पास तरीका एक्सटर्नल। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरनल की बात करूँ, इनलाइन की बात करूँ, तो यार इनलाइन आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं, इसे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अभी ताकि मैं चाहता हूँ कि फिर से दोबारा ये ऐसे ही बन जाए जिस तरह पहले से था, और मैंने इसे जब कमेंट आउट किया तो फिर से ये उसी तरह हो गया जिस तरह पहले था ये। तो अभी यहाँ पर आता है H1 CSS इंट्रोडक्शन, और CSS इंट्रोडक्शन में क्या करूँगा ना, मैं CSS इंट्रोडक्शन में अभी अप्लाई CSS अप्लाई करूँगा। तो पहला जो तरीका है वो इनलाइन में क्या करते हैं, हम जो एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसी के अंदर अपना स्टाइल्स को डिफाइन कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टाइल टैग को यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे आता हूँ और स्टाइल टैग को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और इसी के अंदर मैं अपनी चीज़ें अब लिखना शुरू करता हूँ। जिस तरह मैं कहता हूँ कलर क्या है मेरा, रेड कर देता हूँ, फिर रेड कलर मैंने किया। और इसके बाद यहाँ से बाहर निकलूँ मैं तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाना तो खैर आपको प्रॉपर्टी है इसकी कि किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने सेव किया और ये दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे CSS अप्लाई हो गई, स्टाइल अप्लाई हो गया। तो ये होता है कि आप क्या करते हो, जिस आपने एलिमेंट पे अप्लाई CSS करनी है उसके अंदर स्टाइल टैग लाते हो और वहाँ पे लिखना उसे स्टाइल करना शुरू कर देते हो। तो ये होता है पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो होता है ना आपके पास, वो होता है इंटरनल CSS बोलते हैं उसे। ये आपने ज़हन में रखना है, ये इनको रटने की ज़रूरत नहीं है यार, ये बहुत मरतबा हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हम इनलाइन CSS को। तो इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से काम करती है या फिर है क्या चीज़, इसका नाम रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद आता है आपके पास स्टाइल, जो आपके पास इंटरनल स्टाइल होता है, इंटरनल CSS। तो यार जो इंटरनल CSS है वो किस तरह से आप करते हैं, आप हेड टैग के अंदर लिखते हैं। जो इंटरनल CSS कहाँ पे करते हैं अप्लाई, हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग है जो आपके पास, इसके अंदर आप स्टाइल टैग लाते हैं और इसके अंदर अभी आप CSS लिखना स्टार्ट कर देंगे अपने। जिस तरह से मैं यहाँ से हटा दूँ इसको और फिर से आपको दिखाऊं कि जो हमारा इसे सेव करूं, और मैं आपको दिखाऊं कि अभी जो हमारा CSS इंट्रोडक्शन जो हेडिंग है वो फिर से ब्लैक हो गई। अब मैं इस पर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ इंटरनल। तो इसके लिए मैंने हेड टैग के अंदर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने लिखना है हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लाना है और इसके अंदर अब इसे डिज़ाइन करना शुरू कर देना। यहाँ पे मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा जो मेरी H1 है उसे क्या करो, हेडिंग है उसे कलर दे दो तुम, हर मरतबा रेड दूँ, अभी एक्वा देता हूँ यार, बहुत अच्छा कलर है ये भी। तो ये मैंने दिया इसे और ये देखो CSS जो इंट्रोडक्शन था तो वो मेरे पास आ गया। और इसके अलावा यार मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ ना, मैं ये कर सकता हूँ कि इसको बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी हैं, उनको यूज़ भी करेंगे हम। बहरहाल अगर आप अभी देखो तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया और ये देखो कितना ही औसम यार कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। तो ये होता है आपके पास इंटरनल CSS। और एक्सटर्नल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS आप CSS की एक अलग फाइल बनाते हैं और इन दोनों को लिंक कर देते हैं आपस में, और क्या करते हैं उसमें स्टाइलिंग करते हैं। और यहाँ से मैं इससे भी हटा दूँ या फिर कमेंट आउट कर दूँ, और ये मैंने इसे कमेंट आउट किया तो यहाँ से फिर से CSS जो अप्लाई मैंने की थी वो चली गई। तो अभी यहाँ पर मैं इससे जो मैंने इसकी अलग फाइल बना रखी है उसको ओपन करूँ और यहाँ पर इसे फिर से दोबारा जो मैंने कमेंट किया था इसे हटा दूँ इस कमेंट को, और ये मेरे पास फिर से वही स्टाइलिंग आ गई जो मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी। तो ये होता है एक्सटर्नल CSS। आप एक CSS की अलग फाइल बनाते हैं और उसे HTML की फाइल के साथ लिंक कर देते हैं, और यही एक बेस्ट प्रैक्टिस कंसीडर की जाती है CSS को अप्लाई करने की HTML डॉक्यूमेंट्स में। और हम जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें इसी को यूज़ करेंगे, और मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरह से आप CSS फाइल बना सकते हैं और इसके अलावा किस तरह से आप उसे लिंक कर सकते हैं। तो यार तरीका यह है CSS बनाने का, फाइल बनाने का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप HTML फाइल बनाते थे। यहाँ पर क्लिक करना फाइल पे और यहाँ पे आकर कुछ भी लिखना है। जिस तरह मैं लिख देता हूँ test.css, तो ये मेरे पास CSS की फाइल बन गई। ये इतना ही सिंपल था यार। अभी यहाँ पर चीज़ ये है कि यार अगर मैं यहाँ पर CSS लिखना स्टार्ट कर दूँ, CSS में लिखता हूँ यार जो मेरा H1 है, H1 मैं कहता हूँ इसको क्या करो तुम, यहाँ पर मैं CSS लिखना अब इसकी स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसका जो कलर है, कलर छोड़ो, यहाँ से एक प्रॉपर्टी हटाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन हटाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इसे सेंटर कर दो। टेक्स्ट अलाइन को मैं इधर लिख देता हूँ, सेंटर कर दो। टेक्स्ट अलाइन मैं कहा सेंटर कर दो।
तो आपके ख्याल से ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देगा? यार ये बिल्कुल टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल तो क्रिएट कर ली, लेकिन उसे लिंक नहीं किया। तो इसको लिंक करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इसे क्रिएट करना। तो यहाँ पे अब मैं इसे लिंक करूँगा और किस तरह लिंक करूँगा? यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, अगर आप वीएस कोड में हो तो आपने लिखना है लिंक और यहाँ पे आपको मिलेगा CSS, जहाँ पे लिंक और ये तीसरे नंबर पर आपको लिंक और कोलन मिला और उसके साथ CSS मिला, तो आपने उसको सिलेक्ट करना, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास आ गया। और यहाँ पे एक मरतबा इस फाइल नेम को हटा के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं। यार अगर आप इसी फोल्डर में हैं जिसमें आप अच्छी एक प्रैक्टिस ये है कि CSS अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, तो CSS का एक फोल्डर बना लो और उसे VS कोड में ओपन कर लो और फिर उसी में प्रैक्टिस करते रहो इसकी। तो इसका तरीका क्या है कि यार मैंने इसी फ़ोल्डर के अंदर लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा test.css। तो मैं अभी इसे सेव करूँगा तो ये लिंक हो जाएगी और इसे टेस्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, CSS यहाँ पर मैंने इसे टेक्स्ट अलाइन किया सेंटर और इसे मैं चेक कर लूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। और ये जो कलर वगैरह थे वो अभी इसलिए गए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको ख़त्म कर दिया। इन्हें 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 कमेंट आउट, और कमेंट करने का मकसद ये होता है कि यार आप ये अभी ये कंसीडर नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, ये यही समझेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो अभी ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई मुझे रोक टोक नहीं है यहाँ पे। तो यार ये था हमारे पास CSS को लिंक करने का तरीका। और अगर आप एक अलग फोल्डर में लिखते हो तो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है इसे, एक डॉट लगाना है, ठीक है, एक आपके पास डॉट आएगा, उसके बाद क्या करना है आपने फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसे लिंक कर सकते हैं। खैर आपने देख लेना कभी एक इस तरह से आपने जिस तरह मैंने थोड़ा सा एक CSS लिखा, तो ये आपने इस तरह से लिख के कोई एक आध लाइन देख लेना कि लिंक हुई है या नहीं, और ये आपके हेल्प करेगी चेक करने में कि आपकी फ़ाइल लिंक हुई है या नहीं। तो ये था हमारे पास CSS सिंटैक्स, और आपके पास आता है किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं CSS। और एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या कंसीडर की जाती है कि आप CSS की अलग फ़ाइल में उसे स्टाइल करो। तो यही थे। और यहाँ पर अगर मैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ जो CSS में हैं, तो यार यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास जो CSS में आती हैं। प्रॉपर्टीज़ है, फिर वैल्यूज़ आपको मैं बात कर दूँ, जिस तरह हमारे पास फ़ॉन्ट है, कलर है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, मार्जिन, पैडिंग एंड डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो खैर यार कुल मिला के बात यह है कि CSS एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और तो इसको यूज़ करते हुए आप बहुत ही औसम किस्म की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, मैं फिर से बता दूँ, जो यूज़र को चीख चीख कर पुकारे कि मेरे अलावा कोई दुनिया में वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।